नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर राष्ट्र से, समाज से और आपसे जुड़े होते हैं। और जब बात आपकी होती है तो आपसे जुड़े उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या आपके स्वास्थ्य से जुड़े हों। और जब बात आपके स्वास्थ्य की होती है तो हम ऐसी चर्चाएं जरूर हमारे प्रोग्राम में लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखे, आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखे। आज विश्व मधुमेह दिवस है। विश्व मधुमेह दिवस के इस उपलक्ष्य में आज हम हमारी इस प्रोग्राम में, इस कड़ी में हम बात करेंगे वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश लोढ़ा जी से। डॉक्टर शैलेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विश्व मधुमेह दिवस पर हम ये मधुमेह जो रोग है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी जो बारीकियां हैं, इसके बारे में जो भी इसके उपाय हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर शैलेश लोढ़ा जी से। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर लोढ़ा जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि डायबिटीज़ क्या है? इस रोग के बारे में हमारे दर्शक हैं वो खुल के जानना चाहते हैं। जी, डायबिटीज़ हमारे शरीर में रक्त ग्लूकोज के बढ़े होने की स्थिति को कहते हैं। सामान्यतः ये ग्लूकोज का स्तर शरीर में बनने वाले हार्मोन्स के प्रभाव से एक सामान्य मात्रा में रहता है। जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति में जिसे डायबिटीज़ नहीं है, उसकी फास्टिंग या सुबह उठ के जब पहली बार बिना खाए पिए जब रक्त चेक किया जाता है तो वो स्तर 100 से कम होता है, और भोजन के 2 घंटे के उपरांत जब चेक किया जाता है तो वो 140 से कम होता है। जी, ये एक सामान्य स्थिति है शरीर में ग्लूकोज की, धमनियों में बहने वाले ग्लूकोज की। जी, जब इसका स्तर बढ़ जाता है, चाहे वो खाली पेट बढ़े या खाने के 2 घंटे के बाद बढ़े, इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के सुनने में आता है अक्सर, और ये सच भी है कि इसके कई टाइप्स होते हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 ही प्रचलित हैं। जी। टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्यतः बच्चों में होती है। जी। छोटे बच्चों से लेके मतलब 3 या 4 साल के बच्चे को भी हो सकती है, और एडोलेसेंट में भी हो सकती है। ज़्यादातर डायबिटीज़ ये 16 साल के पहले या 18 साल के पहले बच्चों में होती है। जी। इसके बाद भी हालांकि संभव है टाइप 1 डायबिटीज़ का होना, लेकिन वो बहुत कम है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो ज़्यादातर एडल्ट्स में होती है, वयस्क लोगों में होती है। तीसरे चौथे दशक के बाद ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती रहती है। भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 7.25 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं आज। तो इसमें से लगभग 95% टाइप 2 डायबिटीज़ है। जी। तो जो भी हम चर्चा करते हैं या आज भी जो हम बात अगर करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ से संबंधित ही होगी। टाइप 1 डायबिटीज़ एक अलग चीज़ है, बिल्कुल बच्चों की डायबिटीज़ है। इसका इलाज, इसका निदान सब कुछ अलग है। जी। डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज़ को लेकर जो आम धारणाएं हैं हमारे लोगों के बीच में, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने की जो आवश्यकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, क्योंकि डायबिटीज़ से बहुत सारे दुष्प्रभाव या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जी। इस वजह से ही हम आज भी डायबिटीज़ की चर्चा कर रहे हैं, और जागरूकता विश्व में फैलाने के लिए WHO ने इस बार डायबिटीज़ की जो थीम रखी है वो डायबिटीज़ एजुकेशन पे रखी है। मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना कि डायबिटीज़ क्या है, कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके अधिक से अधिक जानकारी मिले क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और इसीलिए आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसी कड़ी में मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के जो सबसे पहले जो लक्षण आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, उन्हें पहचान के क्या ये हम पता लगा सकते हैं कि ये जो लक्षण है डायबिटीज़ के लक्षण हैं? देखिए, बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है या टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसमें लक्षण एकदम तीव्र होते हैं। जी। और उनसे छुपा नहीं जा सकता। मतलब जब अगर किसी बच्चे को डायबिटीज़ हुई है तो वो कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में पता लग जाती है, वो छुपी नहीं रहती। जी। जैसे बहुत अधिक यूरिन आना, रात को कपड़ों में यूरिन करना, तेज़ी से वज़न घटना, बहुत अधिक भूख लगना, बच्चा ज़्यादा खाना खा रहा है उसके बाद भी उसका वज़न कम हो रहा है, एकदम सुस्त हो जाना, कमज़ोरी, थकान, निढाल हो जाता है बच्चा। जी। और बहुत अधिक जब शुगर बढ़ जाती है और प्रॉपर इलाज नहीं होता है तो बच्चा बेहोश भी हो सकता है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या जो एडल्ट्स में जो डायबिटीज़ होती है उसमें लक्षण सामान्यतः नहीं होते हैं। जी। उनका
इस तरह के डायबिटीज़ का निदान जब ही होता है, इसका डायग्नोसिस जब ही होता है जब ये व्यक्ति किसी दूसरे कारण से अपनी शुगर की जांच करवाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति का कैटरेक्ट या मोतिया का ऑपरेशन होना है, और वो मोतिया की जब जांच के लिए ऑपरेशन से पहले जो जांचें होती है सामान्य जी, उसमें जब ब्लड शुगर का टेस्ट किया जाता है तो वो असामान्य आता है, बढ़ावा आता है, तब डायग्नोसिस होता है। जी, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि डायबिटीज़ में लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन लगभग 50% लोगों में लक्षण होते हैं और वो इसी तरह के होते हैं। बहुत अधिक भूख लगना, प्यास लगना, बहुत अधिक यूरिन आना, वज़न घटना, कमजोरी, थकान, नींद आना, सुस्ती आना, बाइठे, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, किन किन लोगों में जो डायबिटीज़ के होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, या ऐसी क्या जीवन शैली है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं? जी, डायबिटीज़ सामान्यतः जिनके परिवार में डायबिटीज़ है उन लोगों को डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो सबसे बड़ा जो डायबिटीज़ होने में कारण है वो पारिवारिक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में। जबकि बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है उसमें 80% केसेस में परिवार में डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन इसके रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज़ जो एडल्ट्स में है वो पारिवारिक रोग एक तरीके से होता है। अगर माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है तो बच्चों में लगभग 60-70% संभावना है कि उनको डायबिटीज़ होगी। तो ज़्यादातर अपने परिवार में सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि परिवार में अगर डायबिटीज़ है तो आपको सावचेत होना आवश्यक है। जी। दूसरे, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा कारण है। एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण। जैसे जो हमारा आज का वातावरण है जिसमें एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी को ख़ास तरजीह नहीं दी जाती है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, तनावयुक्त वातावरण में हम सभी काम करते हैं। जी। और भोजन जो फास्ट फूड या पाश्चात्य जो भोजन है, और इंडियन फास्ट फूड भी जो है ये ज़्यादा जब कंज्यूम किया जाता है जी, और नींद की कमी और मोटापा, इन सब के पीछे मोटापा है। ये जो हम कारण चर्चा कर रहे हैं इनका मूल में मोटापा आता है। तो जिन लोगों को मोटापा है उनमें भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती जाती है। जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ से बचाव के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जो हमने कारण अभी चर्चा किए उन्हीं कारणों के निवारण में जाना होगा। जी। जैसे अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को व्यायाम करना है। परिवार में अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो वो कारण आपके लिए रहेगा, स्थायी कारण है वो। लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी या शारीरिक श्रम करके आप डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं या उसे पोस्टपोन किया जा सकता है। जी। फिर खान पान में परिवर्तन, दिनचर्या में परिवर्तन, समय पे सोना, समय पे उठना, रात को देर रात भोजन नहीं करना, सुबह उठ के नाश्ता टाइम पे लेना, बहुत अधिक लंबे समय तक या ना तो भूखे रहना और ना बार बार खाते रहना। जी। और खाने में भी बहुत कैलोरी युक्त या वसा युक्त भोजन कम करना, फाइबर या जो रेशे युक्त भोजन है वो ज़्यादा करना। इस तरह की जो सामान्य चीज़ें हैं जो कि बहुत आसानी से की जा सकती है, उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इन उपायों को करके हम डायबिटीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं या उसे काफ़ी हद तक बच भी सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक आम सवाल ये रहता है दर्शकों के मन में कि क्या मीठा खाने से जो है वो डायबिटीज़ का सीधा सीधा कोई संबंध है? मीठा खाने से डायबिटीज़ का सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है, लेकिन मीठा कोई व्यक्ति प्लेन चीनी नहीं खाएगा। जी। जब मीठा खाया जा रहा है तो उसके साथ दूसरी भी चीज़ें जा रही है, उसके साथ वसा भी जा रही है या कुछ गरिष्ठ जो चीज़ें हैं वो डायबिटीज़ में नुकसान करने वाली चीज़ें हैं। ये डायबिटीज़ ना हो तब भी व्यक्ति के लिए उतनी ही नुकसानदायक है, क्योंकि इन सब से कैलोरीज़ शरीर में जा रही है। ये कैलोरीज़ आपका वज़न बढ़ाती हैं और जब वज़न बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और इनडायरेक्टली ये डायबिटीज़ को जन्म दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शुगर से कोई संबंध नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी रहता है, हमारे दर्शकों के मन में भी है और मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो पेशेंट जो हैं, जो रोगी हैं जिनके डायबिटीज़ हो चुकी है, क्या वो वापस भी ठीक हो सकती है? जी हाँ, आज के समय में डायबिटीज़ रिवर्सल या रेमिशन, ये दो टर्म आजकल यूज़ की जाती हैं। जी। और पूरे विश्व में बहुत व्यापक तौर पे इनके ऊपर अध्ययन चल रहा है और क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है क्या उनकी डायबिटीज़ वापस ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। जी। तो एक
यूके में एक अध्ययन सबसे पहले जो बहुत बड़ा अध्ययन किया गया था, जिसके आधार पर ये धारणा बनी कि हाँ, डायबिटीज़ को अब रिवर्स भी किया जा सकता है। ये 6-7 साल पहले एक अध्ययन हुआ था यूके में जी और उसमें उन्होंने ये देखा कि जिन व्यक्तियों का वज़न ज़्यादा है जी उन्हीं में ये संभव है। एक सामान्य व्यक्ति जिसका वज़न सामान्य है या जिसका वज़न मान लीजिए कम है, उनमें डायबिटीज़ का रिवर्सल की बहुत कम संभावना है। जिनका वज़न ज़्यादा है, क्योंकि उनमें ये ऐसा माना जाता है कि डायबिटीज़ वज़न की वजह से ही आई है उनको। जी तो उन व्यक्तियों में जब वो वज़न अपना घटाते हैं 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है या रेमिशन में आ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि डायबिटीज़ टेम्परेरीली तो ठीक हो गई। जी अब ये भविष्य में दोबारा होगी या ना होगी, ये निर्भर करेगा कि आप अपना लाइफस्टाइल आगे कैसे जीते हैं। अगर वापस से आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, खान पान में ध्यान नहीं देंगे, फिर से वज़न बढ़ा लेंगे, तो डायबिटीज़ पुनः आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी जो डायबिटीज़ के उपाय के बारे में हमें बताया, तो आपने कहा कि इसमें व्यायाम का बड़ा महत्व है। तो व्यायाम के बारे में आप हमारे दर्शकों को खुल के बताइए कि व्यायाम किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होता है। हाँ, देखिए, व्यायाम हर व्यक्ति की उम्र, उसकी शारीरिक स्थिति और डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ध्यान में रख के बताया जाता है, एडवाइस किया जाता है। जैसे किसी बच्चे को व्यायाम करना है तो उसके लिए हम वॉक जनरली नहीं कहेंगे। बच्चा है वो तो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर सकता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, दौड़ लगाए और थोड़ा सा इंटेंसिटी, तीव्रता उसकी एक्सरसाइज की ज़्यादा रखनी चाहिए बच्चों को। जी लेकिन अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है जी तो उनके लिए एक्सरसाइज की तीव्रता कम होगी। इसी तरह उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वॉक कर लें। सामान्य जो बच्चे स्कूल्स में पीटी करते हैं उस तरह की कोई गतिविधि कर ले। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए एक्सरसाइज की तीव्रता अलग होगी। इसी तरह जिसको आँख के रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन है, किडनी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके लिए भी एक्सरसाइज अलग तरह की होगी। और फिज़िकल एक्टिविटी ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो करने से पहले कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, वो करवा लेने चाहिए, उसके बाद एक्टिविटी करनी चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ में उपाय में खान पान का क्या महत्व है? खान पान से क्या हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या उसे ख़त्म किया जा सकता है? हाँ जी, वो हम अभी बात कर रहे थे रिवर्स डायबिटीज़ की या रेमिशन इन डायबिटीज़ की। उसका मुख्य जो थीम थी वो यही थी कि आप अपने भोजन में ऐसा परिवर्तन करें, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, जिससे कि आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें। और कंट्रोल करने के बाद अगर संभव है थोड़ा और इंटेंसिटी से करेंगे तो शायद डायबिटीज़ ख़त्म भी हो जाए। जी। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मतलब जो एक संतुलित आहार है जी, वो हमारे दर्शक जानना चाहिए। आहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कैलोरी आपके वज़न के हिसाब से, आपकी दिनचर्या के हिसाब से निर्धारित की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है जो ऑफिस में दिन भर चेयर पे बैठे रहना है और फाइलों पे साइन करने हैं, या सेडेंट्री जिसे हम कहते हैं, इस तरह का कार्य है। और इसके विपरीत एक फौजी है जी, जिसे दिन भर शारीरिक श्रम, बढ़िया मेहनत करनी है, तो उन दोनों की आहार बिल्कुल अलग अलग होगा। उन दोनों की कैलोरी या शरीर में जो ऊर्जा जो जानी है उसकी मात्रा अलग अलग होगी जी। लेकिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, क्योंकि जब हम मैं सामान्यतः ये उदाहरण देता हूँ वज़न कम करने के लिए या डायबिटीज़ की डाइट के लिए, कि अगर आप गाड़ी रोज़ चला रहे हैं तो आप उसमें रोज़ पेट्रोल डलवाएंगे। जब आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं तब तो आप उसमें रोज़ पेट्रोल नहीं डलवाएंगे जी। खड़ी गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं डलवाएंगे जी जी। तो इसी तरह जब हमारा शरीर चल रहा है, जब हम शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा भोजन चाहिए। जब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, कम मेहनत कर रहे हैं या दिन भर बैठे हुए हैं, तो हमें बहुत ही कम मात्रा में भोजन चाहिए शरीर को सामान्यतः चलाने के लिए। जी। तो सबसे पहली चीज़ है कैलोरीज़। उसके बाद आती है कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों चीज़ें एक निश्चित जो इनके अनुपात हैं उसमें होनी चाहिए। भारतीय डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक होते हैं जी, क्योंकि हमारा भोजन मुख्य रूप से अनाज पे निर्भर है, तो हमारे कार्ब्स बहुत होते हैं डाइट में, और ये डायबिटीज़ में उतना फ़ायदा नहीं करते हैं। कैलोरीज तो देते हैं लेकिन ये शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना होता है, थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना होता है। प्रोटीन सामान्य होता है भारतीय डाइट में कम होता है जी, चाहे वो वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस हो, हमारी डाइट में प्रोटीन कम होता है, तो हमें डाइट में थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना है।
प्रोटीन के सोर्सेज जैसे दाल, राजमा, सोयाबीन, पनीर या नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब प्रोटीन की चीज़ें हैं। और जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज से भी प्रोटीन ले सकते हैं। जी। एग वाइट होता है, जैसे मिल्क में भी प्रोटीन होता है लेकिन मिल्क में कम प्रोटीन होता है। इसके अलावा मिल्क में फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं, तो दूध शायद उतना लाभकारी ना हो, लेकिन बाकी जो प्रोटीन की सोर्सेज मैंने बताए ये लिए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है फ़ैट्स। सैचुरेटेड फ़ैट्स जो कि मिलते हैं हमें घी युक्त, या जो एनिमल से जो फ़ैट आ रहा है वो सैचुरेटेड फ़ैट है, वो नुकसानदायक है। और उसमें भी अगर जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक हैं, परिष्कृत जो तेल होते हैं वो, रिफाइंड जिनको कहते हैं। और जो कच्ची घनी का तेल है या देसी घी है ये शायद उतना नुकसानदायक नहीं है। तो फैट्स भी हमें चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, लेकिन इनके निश्चित अनुपात में हो, संतुलित मात्रा। और इनकी क्वालिटी, जी। फैट की क्वालिटी, प्रोटीन की क्वालिटी, कार्ब की क्वालिटी, ये भी अच्छे क्वालिटी की चाहिए। जैसे हम कार्ब की चर्चा करें, मैदे में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी, सूजी में भी है, पोहा में भी हैं, नान खा रहे हैं उसमें भी कार्ब है। लेकिन अगर इसके विपरीत मिस्सी रोटी खा रहे हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स, तो मिस्सी रोटी उतना नुकसान नहीं करेगी जितना कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या जो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स हैं जी, वो नुकसानदायक होते हैं। फ्रूट्स हमारी डाइट में सामान्यतः होने चाहिए। जिन फ्रूट्स को हम छिलके सहित खा सकते हैं वो छिलके सहित खाने हैं, और जूसेस फ्रूट्स के अवॉइड करने चाहिए, जूसेस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जी। जो रेशेदार जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, हरी सब्जियां जी। और कच्चा सलाद, ककड़ी, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, प्याज, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें आराम से ले सकते हैं। जी। छाछ काफ़ी मात्रा में ले सकते हैं। सूप हम काफ़ी मात्रा में ले सकते हैं बिना क्रीम के, जिससे पेट भर जाए लेकिन कैलोरीज कम जाए। जी जी। डॉक्टर साहब, एक आजकल देखने को मिल रहा है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनमें डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं, और उसका जो इलाज है उसके लिए एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो इस स्थिति में इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, और क्या उनमें जो डायबिटीज़ होता है वो डायबिटीज़ जो नॉर्मल लोगों में होता है उनसे भिन्न होता है या उसी तरीके का होता है? जी हाँ, जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि डायबिटीज़ के कितने प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, एक अन्य प्रकार गर्भावस्था के डायबिटीज़ को भी मानते हैं। जी। ये थर्ड टाइप की डायबिटीज़ है जिसे गर्भावस्था में डायबिटीज़ मानते हैं। ये गर्भावस्था में ही होती है, और जैसे ही गर्भावस्था ठीक होती, मतलब डिलीवरी जब हो जाती है, तो सामान्यतः ये डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है। जी। प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ ही है ये, और ये सामान्यतः चौथे 5वें महीने के बाद होती है। जी। और क्योंकि बच्चा माँ के पेट में विकसित हो रहा है, गर्भ में बच्चा जो विकसित हो रहा है उसको न्यूट्रिशन पूरा चाहिए, लेकिन अगर ब्लड शुगर जो मदर की है वो बच्चे तक भी जा रही है, तो उस शिशु को जब ब्लड शुगर बढ़ती है जी। तो उसके अंदर भी विकार, क्योंकि वो पनप रहा है उस समय, उसके अंदर विकार उत्पन्न होने की संभावना होती है। और इसका कंट्रोल, सबसे बढ़िया कंट्रोल सामान्यतः ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। जी। गर्भावस्था की डायबिटीज़ में इंसुलिन सबसे बढ़िया उपाय है। हालांकि वो इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है, लेकिन सबसे सेफ़ चीज़ गर्भावस्था में इंसुलिन है। गर्भावस्था में डायबिटीज़ की अन्य बहुत सारी जो गोलियां हम एडल्ट्स में प्रयोग में लेते हैं वो डायबिटीज़ में नहीं देते हैं। जी। केवल एक गोली जो अभी रिसेंटली जिसका यूज़ किया जा रहा है, मेटफॉर्मिन, वो कभी कभी देते हैं, वरना इंसुलिन से ही इलाज किया जाता है। और इसमें टाइट कंट्रोल रखने पे स्ट्रेस किया जाता है, मतलब जो ब्लड ग्लूकोज का स्तर है वो नॉर्मल के जितना करीब होगा, या बिल्कुल नॉर्मल जब आप रखने की कोशिश करेंगे, तब बच्चे में या मदर में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम से कम की जा सकती है। क्योंकि डिलीवरी के समय भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, डिलीवरी के बाद भी मदर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न। जी। एक 4.5 किलो या 5 किलो के जब बच्चे हो जाते हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और कई बार सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है इस तरह की लेडीज़ का। जी जी। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि टाइप 1 टाइप का जो डायबिटीज़ है जो बच्चों में होता है, उससे किस तरह से उसका उपाय किया जा सकता है? टाइप 1 डायबिटीज़ क्योंकि लाइफस्टाइल से संबंधित नहीं है। जी। टाइप 1 डायबिटीज़ एक 2 साल के बालक को भी हो सकता है,
अब लाइफस्टाइल का सवाल उसके सामने कहाँ से आएगा। जी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो प्रतिरोधकता शरीर के ही बीटा सेल्स को नष्ट करने में लग जाती है। जी। तो शरीर के अंदर इंसुलिन का स्तर एकदम कम हो जाता है, और जब इंसुलिन एकदम समाप्त से होने लगता है तो डायबिटीज़ सामने आती है और शुगर का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। कई बार इन बच्चों में कीटोन्स, जो एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, वो जब ब्लड में आ जाता है तो बच्चों में बेहोशी भी आ सकती है। तो बचने का उपाय, इससे कोई नहीं है बचने का उपाय, क्योंकि 2 साल के बच्चे के हो गई तो बचने का उपाय की बात कुछ हो नहीं सकती उस अवस्था में। लेकिन अगर इनका इलाज शुरुआत से ही बहुत बढ़िया तरीके से किया जाए, इंसुलिन द्वारा प्रॉपर टेस्ट करते रहें, समय समय पे अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहें, इंसुलिन बराबर लगाते रहें, और जो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, आँख, किडनी, हार्ट, पैरों की नसें, इन सब जो कॉम्प्लिकेशंस के टेस्ट समय समय पे होते रहें, तो ये बच्चे भी सामान्य अपनी पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से जीते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह लाइफ लीड की जा सकती है। जी। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के बाद में देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें डायबिटीज़ की जो लक्षण है वो बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आए हैं। इसकी क्या वजह है और उसका इलाज किस तरह से किया जाता है? कोरोना या कोई दूसरा भी अगर हम इन्फेक्शन लें, जी, कोरोना भी एक तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन हाँ, ये दूसरे इन्फेक्शन से थोड़ा भिन्न है। तो एक तो जनरल इन्फेक्शन जब भी होता है बॉडी में तो शुगर का स्तर बढ़ता है। जी। और कोरोना में विशेष बात ये थी कि कोरोना का जो वायरस है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि ये डायरेक्टली पैनक्रियास की बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन बनता है उनके लिए टॉक्सिक है, उनको नुकसान करता है, उनको नष्ट करता है। तो इस वजह से, कोरोना की वजह से बहुत लोगों को डायबिटीज़ पैदा हुई। जी। और कोरोना के इलाज में स्टीरॉइड्स का व्यापक इस्तेमाल किया गया, वो आवश्यक था कुछ हद तक। तो जब स्टीरॉइड एक ऐसी दवाई है जो शरीर में बहुत तेज़ी से ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है, तो और काफ़ी लंबे समय तक जब स्टीरॉइड देते हैं तो कई बार ये बढ़ा हुआ रक्त का ग्लूकोज का स्तर वापस नॉर्मल नहीं होता है, और इन पेशेंट्स में डायबिटीज़ एक तरीके से परमानेंट हो जाती है। जी। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिस वजह से कोरोना में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी, या कोरोना में डायबिटीज़ जिनको पहले से थी उनकी डायबिटीज़ बहुत ख़राब हो गई। जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो जो जानना चाह रहे हैं, वो जो सुनना चाह रहे हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आप किस तरह से इस रोग में बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, आज की जो थीम है डायबिटीज़ डे की, वो है एजुकेशन। तो डायबिटीज़ के बारे में जागरूक रहिए, जानकारी एकत्र करिए। परिवार में डायबिटीज़ है तो और अधिक जागरूक रहिए, समय समय पर अपने टेस्ट कराते रहें, क्योंकि डायबिटीज़ केवल एक डायबिटीज़ एक रोग नहीं है, बहुत सारे दूसरे रोगों की जड़ है। जी। डायबिटीज़ से हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लिवर, ब्रेन में लकवे का अटैक, आँखों में, पैरों में गैंग्रीन, ये सारे अंग प्रभावित होते हैं, और हमें इन सब अंगों में दुष्प्रभावों को रोकना है, और रोकना संभव है। कई बार ऐसी कुछ रोग होते हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन डायबिटीज़ में इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल एक तरीके से डिजीज़ है। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है और समय समय पे टेस्ट कराने की आवश्यकता है। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने मधुमेह रोग के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में इतने विस्तार से चर्चा की और इसके उपाय के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि विश्व मधुमेह दिवस के आज इस अवसर पर हमारे देश में, पूरे विश्व भर में बहुत सारे लोग हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं। तो इससे बचाव के लिए आप नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, संतुलित खान पान लीजिए, और साथ ही साथ आप अपने जो चिकित्सक है उससे नियमित रूप से परामर्श करते रहिए। तब आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।